हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 12th में आज के लेक्चर में टॉपिक है संधारित्र में परावैद्युत का कार्य, जिसको इसमें दिखाएंगे कि आवेश का संग्रहण होता है। संग्रहण का मतलब होता है कि अधिक से अधिक आवेश को ग्रहण कराना या करना। ठीक है, तो अब इसमें जो है संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का कार्य क्या होता है, पहले ओरल में आप लोगों को बता दो। संधारित्र के बीच में, संधारित्र की प्लेटों के बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, जैसे हमने बताया था कि मोम रख दीजिए, तेल रख दीजिए, कोई भी परावैद्युत पदार्थ रख दीजिए तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये आपको बताया गया था। ठीक है, अब जो है आवेश संग्रहण तब उसमें क्या है, तो आइए जो है फिगर से समझाते हैं आप लोगों को कि ये संधारित्र की दो प्लेट हो गई। ठीक है, एक प्लेट धनावेशित है, दूसरी प्लेट क्या है, ऋणावेशित है। ठीक है, इसके बीच में एक परावैद्युत पट्टिका रख दी गई, परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी गई, पट्टिका रख दी गई। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मोम आपने ले आकर रख दिया पट्टी के रूप में। ठीक है ना, क्योंकि ये प्लेट भी क्या है, एक पट्टी के फॉर्म में है। ठीक है, अब जो है होगा क्या, जब ही आप परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो परावैद्युत पदार्थ में धारा प्रवाह नहीं होता, कुछ अलग होता है। इसका मतलब कि जितना इसमें धनावेश होगा उतना ही क्या होगा, ऋणावेश होगा। और आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो जो है अणुओं से मिलकर बने हैं, और अणु में परमाणु होता है, और परमाणु के नाभिक में धनावेश होता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये आप जानते हैं आप लोग। अब जो है जितना उसमें धनावेश होता है उतना ही उसमें क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो किसी तरीके से अगर ऋणावेश को उसके सेल से बाहर निकाल दिया जाए तो वह क्या हो जाता है भाई, वह उसी पदार्थ में घूमने लगता है। ये सारी चीजें बता दी गई हैं, इसी का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो अब जो है ये परावैद्युत पट्टिका है, मींस परावैद्युत पदार्थ है, तो इसमें जितने धनावेश होंगे उतने ही क्या होंगे, ऋणावेश होंगे, इसलिए क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब जो है जब ही इसको आपने संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखा तो क्या होगा, ये धनावेशित प्लेट है और ये ऋणावेशित प्लेट है। तो इसमें जो धनावेश होगा वो जो है ऋणावेश प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, आकर्षित होगा, और इसका ऋणावेश धन प्लेट की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। तो चलिए जो है इसमें अणुओं की बात करते हैं। जो है तो इसमें इधर धन प्लेट है तो इधर क्या होगा, ऋणावेश, और इसी में धन आवेश किधर अट्रैक्ट होगा, इधर अट्रैक्ट होगा। तो कुल मिला के इस तरह से एक अणु का ये जो है एक अणु में धनावेश एक तरफ दिखेगा और ऋणावेश एक तरफ दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर बहुत से अणुओं की कल्पना कर लें इसमें कि है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ ऐसे ही कुछ फिगर बनेगा आपका, ऐसे ही कुछ इस पे फिगर बनेगा। यहाँ पर जो है ये इस तरह से ये आवेश पोलराइज्ड फॉर्म में दिखेंगे। अब देखिए ये आप देख सकते हैं कि ये धन प्लेट था, धनावेश है, तो इधर सारे के सारे ऋणावेश क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए इसके पदार्थ से। लेकिन ऐसा नहीं है कि धनावेश और ऋणावेश बिल्कुल अलग अलग हो गए, एक ही पास है, लेकिन ऋणावेश एक तरफ हो गया सब और धनावेश एक तरफ हो गया। पहले ऐसा नहीं था, जो है इसमें पहले इस पदार्थ में इस तरह का नहीं था। अब देखिए दूसरे लेयर की अगर बात करते हैं, कल्पना करते हैं कि दूसरा लेयर देखें अणु का, तो वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से उसका फिगर होगा, ऋणावेश धनावेश की तरफ अट्रैक्ट होगा और धनावेश ऋणावेश की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ये लेयर बन गया। देख लीजिए इसमें भी ऋणावेश इधर ही है, धन प्लेट की ओर है। अब यहां पर आते हैं, एक लास्ट लेयर हम कल्पना करते हैं कि जो एकदम किनारे पर है, तो उसकी कल्पना करें तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पर जो है इधर ऋण इधर धन, इधर ऋण इधर धन, ये ऋणावेश और धनावेश, ऋणावेश और धनावेश। तो आप देख लीजिए ये ऋण प्लेट था, तो इधर देखिए लास्ट वाले लेयर किसका बन रहा है, धनावेश का बन रहा है। इधर ये धनावेशित प्लेट था तो लास्ट लेयर किसका बन रहा है, ऋणावेश का बन रहा है। इसका मतलब कि परावैद्युत पट्टिका के अंदर आवेश का पोलराइजेशन हो गया, पोलराइज्ड हो गया। मतलब एक तरफ एक लेयर ऋणावेश का बन रहा है तो दूसरा लेयर धनावेश का, ऋणावेश का, धनावेश का, इस तरह से ये पोलराइज्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब इस तरह की घटना होगी तो टोटल अगर इसका आवेश देखा जाए, टोटल इस पट्टिका का आवेश तो शून्य है, क्योंकि जितने धनावेश है उतने ही ऋणावेश है, और ऋणावेश इसमें से निकला नहीं है, बाहर नहीं निकला है।
ठीक है, बल्कि इसी पट्टिका के अंदर ही है, लेकिन एक मैनर्ड फॉर्म में हो गया है, पोलराइज्ड फॉर्म में हो गया है। ठीक है, तो यानी कि इसका अगर टोटल आप देखें कि जो है विभव इसका जो है टोटल आवेश कितना होगा, टोटल विभव कितना होगा, तो 0 होगा। ठीक है, अब जो है ये चूंकि ये दोनों प्लेट क्या है, आवेशित है। ठीक है, तो इस प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र होगा, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र होगा जिसका डायरेक्शन धन से ऋण की तरफ होगा। मान लेते हैं कि ये क्या है, ई है। ठीक है, एक प्रकार का इस वैद्युत परावैद्युत पट्टिका के अंदर भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसकी दिशा किधर होगी, जिसकी दिशा होगी इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के उल्टी होगी, यानी इस परावैद्युत पट्टिका का जो नेट आवेश होगा वो तो 0 होगा। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये प्लेट धनावेशित है, ये प्लेट ऋण आवेशित है, तो इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इस प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो धन से ऋण की तरफ होती है, बताया गया था आप लोगों को। तो ये मान लेते हैं क्या है कि ये वैद्युत क्षेत्र ई है। ठीक है, अब चूंकि इस परावैद्युत पट्टिका के अंदर आवेशों का पोलराइजेशन हुआ है, तो इसके अंदर भी एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसकी दिशा पहले वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी, और उसको मान लेते हैं ई डैश है। ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई। अब उसके बाद से यहां पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये वैद्युत क्षेत्र बड़ा है कि ये वैद्युत क्षेत्र बड़ा है। ठीक है, तो आप 100% दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यहां जो पट्टिका के अंदर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह बाहरी वैद्युत क्षेत्र से हमेशा कम होगा। ठीक है, इसलिए कम होगा क्योंकि ये आवेश धन आवेश और ऋण आवेश अलग अलग नहीं हुए हैं, बल्कि एक दूसरे के नजदीक ही है, लेकिन इनका पोलराइजेशन सिर्फ हुआ है, धनावेश एक तरफ हो गया, ऋण आवेश एक तरफ हो गया, बस इतना ही हुआ है। अगर ये अलग अलग हो गए होते एक दूसरे से, तब तो इसका जो है कह सकते थे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता, ज्यादा होता। लेकिन इस परावैद्युत पट्टिका के अंदर वैद्युत क्षेत्र जो होगा वह बाहर वाले वैद्युत क्षेत्र से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब जो है यहां पर अब यही चीज, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब होगा क्या, ओवरऑल रिजल्ट अगर देखा जाए तो मान लीजिए कि इसके अंदर का वैद्युत क्षेत्र क्या है, कम है, और इस दोनों प्लेट के बीच का वैद्युत क्षेत्र क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो जिसके वजह से विभव क्या होगा, कम होगा, यानी कि इन दोनों प्लेट के बीच का विभव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब ही इन दोनों प्लेट के बीच का विभव कम होगा तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, तुरंत बढ़ जाएगी। बताया गया था आप लोगों को कि जब प्लेटों के बीच का विभव कम होगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब धारिता बढ़ जाएगी तो ये परावैद्युत पट्टिका को बाहर निकाल दीजिए, तब सोचिए उसके पहले जब परावैद्युत पट्टिका नहीं रखी गई थी तब की बात सोचिए कि इसके बीच का विभव कुछ और था, यानी कि ज्यादा था, तो आवेश संग्रहण की क्षमता इसकी क्या थी, कम थी, यानी कि कम से कम आवेश इसको दिया जा सकता था, ये अपने अंदर समाहित कर सकता था। लेकिन जब ही आपने परावैद्युत पट्टिका रखा तो एक प्रकार का वैद्युत क्षेत्र और उत्पन्न हुआ, जो पहले वाले वैद्युत क्षेत्र का क्या है, उल्टा है। तो क्या करेगा, इन दोनों प्लेटों के बीच का विभव घटा देगा, और जब विभव घटा देगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो है धारिता इसकी क्या हो जाएगी, समांतर प्लेट संधारित्र की बढ़ जाएगी। और जब संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी तो आवेश ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर क्या कर लेगा, समाहित कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो इसी को कहते हैं आवेश संग्रहण। और संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ का क्या कार्य है, तो कार्य यही है कि इसकी धारिता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो कुल मिलाकर के यही चीज आपका लिखा हुआ है, ऐसे ही जो है आप लोग लिख लेंगे। अब आइए वैद्युत सामर्थ्य क्या है जानते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं इंग्लिश में। वैद्युत सामर्थ्य क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट बताएंगे पूरा, और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैद्युत सामर्थ्य का मतलब होता है, पहले यहां से समझिए इसी फिगर से। ठीक है, इसी फिगर से वैद्युत सामर्थ्य को समझना होगा। यह आपकी संधारित्र की प्लेट है। संधारित्र की प्लेट को बाहर से क्या करते हैं, विभव देते हैं। ठीक है, तो जब ये प्लेट के अंदर जो है ये परावैद्युत पट्टिका रख देते हैं तो इसके विभव पे असर पड़ता है। ठीक है, सीमित हो जाता है। बाहर से इसका विभव क्या करें, बढ़ाएं इस प्लेट का। ठीक है, बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए। तो जितना ही आप इसके विभव को बढ़ाएंगे तो इस प्लेट के अंदर जो ई है यानी कि वैद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा, बढ़ेगा, इसका मान बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और बढ़ने से होगा क्या
कि इस परावैद्युत पट्टिका के अंदर जो ऋणावेश और धनावेश का जैसे एक मेल है, एक जगह पे पड़े हुए हैं, तो इनमें ये जो तनाव आने लगेगा, यानी कि ऋणावेश धनावेश की ओर क्या होगा, अट्रैक्ट होने लगेगा, और धनावेश ऋणावेश की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। तो इनमें खिंचाव आएगा इस तरह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप विभव बढ़ा रहे हैं प्लेट का, यानी कि आवेश की मात्रा बढ़ रही है, जिसकी वजह से दोनों प्लेटों के बीच में ई का मान, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब आप क्या करिए, विभव देते जाइए और इसके अंदर का वैद्युत क्षेत्र बढ़ाते जाइए, बढ़ता जाएगा, और इस प्रकार ये धन और ऋण के बीच में तनाव बढ़ता जाएगा। ऋणावेश इधर खिंच जाएगा, धनावेश इधर खींचने की कोशिश करेगा। तो एक ये लिमिट तक ही होगा। उसके जस्ट बाद आप जब विभव बढ़ाएंगे और ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देंगे और विभव, तो क्या होगा, ये ऋणावेश इसमें से निकल जाएगा। यानी कि इस परावैद्युत पदार्थ से क्या होगा, ये ऋणावेश निकल करके और इसमें चला आएगा। कहां पर? तो ये जो प्लेट के बीच में खाली जगह है उसमें चला आएगा, और चालकीय पथ क्या करेगा, निरूपित कर लेगा। यानी कि चालकीय पथ पर ये क्या होगा, घूमने लगेगा। किसके बीच में घूमेगा? तो ये दोनों प्लेट के बीच में जो खाली जगह है उसमें घूमने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से कहेंगे कि इसमें क्या हो गया, जो है वैद्युत भंजन हो गया, ठीक है। अगर ये ऋणावेश निकल गया, ठीक है, इसमें से, और चालकीय पथ में अगर मूव करने लगा इसके खाली जगह में, तो हम कहेंगे कि इस स्थिति को बोलते हैं वैद्युत भंजन। इसमें लिखा हुआ है आपका वैद्युत भंजन, इसी को बोलते हैं क्या, वैद्युत भंजन हो गया। कैसे हुआ? आप जो है संधारित्र की प्लेटों को का विभव बढ़ाते गए, तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, बढ़ता गया, जिसके वजह से इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर धन और ऋण के बीच में तनाव बढ़ता गया। दोनों एक दूसरे से दूर हटने लगे, ठीक है ना। एक इधर ऋण की तरफ खींचने लगा, एक धनावेश की तरफ खींचने लगा, और एक निश्चित जो है अमाउंट के बाद, यानी कि जो आप विभव देते जा रहे हैं, तो अब आप थोड़ा सा भी विभव दिए तो ये ऋणावेश क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। इतनी ज्यादा इसमें जो वैद्युत क्षेत्र बढ़ गया कि ये ऋणावेश को बाहर निकाल दिया। तो इसके खाली जगह में क्या हो गया, ये ऋणावेश चालकीय पथ पर मूव करने लगा, ठीक है। तो इस स्थिति को कहते हैं वैद्युत भंजन, ठीक है। अब बात आती है परावैद्युत सामर्थ्य की। सामर्थ्य का मतलब होता है कि रोकने की क्षमता, ठीक है। तो परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब ये हुआ कि जैसे जो है वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, यानी इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र ही तो बढ़ रहा है। जब आप विभव बढ़ा रहे हैं प्लेट का, तो इसके अंदर का वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है। किसके अंदर का? प्लेट के बीच के अंदर का। प्लेट के बीच में ये जो खाली जगह है इसमें वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है, इसके अंदर की बात नहीं हो रही, ये वैद्युत क्षेत्र ई बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब जो है वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना, यानी कौन सा पदार्थ, ये परावैद्युत पदार्थ बिना किसी वैद्युत भंजन के, यानी कि वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है। यानी कि वैद्युत भंजन होने से पहले, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले जो वैद्युत क्षेत्र है उसी को हम क्या कहते हैं, इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, परावैद्युत पट्टिका का क्या कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वह, अब लिखा गया है परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इस परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ कौन सा पदार्थ, ये बीच वाला पदार्थ जो आपने रखा हुआ है, पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के, यानी कि वैद्युत भंजन होने से पहले तक सहन कर रहा था, उसी सहनशीलता को हम क्या कहते हैं, सहन कर सकता है, उस पदार्थ की क्या कहलाता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट है आपका कि वैद्युत क्षेत्र, अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसको ये परावैद्युत पदार्थ क्या करे, सहन कर सके, और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले, तो उस समय जो है उस अवस्था को ही उस पदार्थ की क्या कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा भी आप वैद्युत क्षेत्र बढ़ाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, वैद्युत भंजन हो गया। लेकिन वैद्युत भंजन होने से पहले सोचिए इस तरह की अवस्था, ठीक है। अब उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक है भंजक विभवांतर क्या है, ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, अब देखिए विभव आप दे रहे हैं बाहर से, विभवांतर उत्पन्न कर रहे हैं दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है ना। तो वह अधिकतम विभवांतर, ठीक है, जिससे प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ क्या कर सके, वैद्युत भंजन होने लगता है, जिससे वैद्युत भंजन होने लगे, भंजक विभवांतर कहलाता है। मतलब कि आप विभव बढ़ाते गए, अभी हमने कहा आपसे कि विभव बढ़ाते गए दोनों प्लेट का, बढ़ाते गए तो इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र बढ़ता गया, और एक स्थिति ऐसी आती है कि इसके बीच में वैद्युत भंजन हो जाता है। तो उस समय जिस पर वैद्युत भंजन हो गया, यानी कि आपने पहले 1 वोल्ट दिया, फिर 2 वोल्ट दिया, फिर 3 वोल्ट दिया, ऐसे बढ़ाते गए,
तो एक समय आया, मान लीजिए कि 10 वोल्ट जब ही आपने दिया तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया परावैद्युत पदार्थों से, ठीक है। तो वैद्युत भंजन हो गया। तो ये 10 वोल्ट क्या कहलाएगा, भंजक विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। यानी कि इसी 10 वोल्ट पर जाकर के क्या हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है, यानी कि वैद्युत भंजन हो गया। तो यही चीज लिखा गया है, संधारित्र की प्लेटों के बीच वो अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा वीडियो 100% समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर जो है नया टॉपिक लेके आऊंगा। तब तक ये पूरी एनर्जी से आप पढ़िए, समझिए।